हाय सर, गुड इवनिंग। कोई है। क्वेश्चन नहीं है, बट ये था कि ये जो स्क्रीन पे दिखता है, ये ऐसा पॉसिबल है कि पूरा फुल स्क्रीन पे आपका आ जाए? अभी क्या होता है, सबके नेम्स वगैरह दिखते हैं और वो नहीं, ऐसा कुछ हाँ, पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ जी, हो जाएगा। अब स्कीम वो एक्चुअली क्या है, अगर कोई माइक ऑन करेगा ना तो उसका स्क्रीन पे आ जाता है और वो दिखेगा ही दिखेगा। ओके सर। सो ये हमने नेट एसेट वैल्यू पे बात कर लिया था और कैलकुलेट भी कर लिया था एनएवी प्राइस कैसे निकालते हैं। ओके। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? मैंने यहाँ पे एनएवी कैलकुलेट किया था। 20 करोड़ यूनिट्स किसी ने बाई किया या बहुत सारे लोग ने मिलके किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 20 करोड़ यूनिट्स बाई किए, 10 रुपए पर यूनिट। बाद में चल के वो 200 करोड़ की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो किस तरह से हम एक यूनिट की प्राइस निकालते हैं या एएमसी किस तरह से एक यूनिट की प्राइस निकालता है, ये हमने समझ लिया था। सो सिंपल है, टोटल एसेट इन द स्कीम माइनस उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करेंगे तो जो एक वैल्यू आती है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन द स्कीम करेंगे तो एक यूनिट का प्राइस आ जाता है। ओके, यहाँ पे सेम एग्जांपल को थोड़ा सा ब्रीफ में बताया हुआ है। अभी कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है, स्कीम के एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है। वो एक्सपेंसेस एक्चुअली होते कौन से हैं और क्यों लिए जाते हैं, किस चीज़ के एक्सपेंसेस होते हैं जो स्कीम से डेबिट किए जाते हैं, और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो स्कीम से डेबिट नहीं किए जा सकते, हम उस पर बात करेंगे। सो टोटल एक्सपेंसेस इन म्यूचुअल फंड स्कीम, एक म्यूचुअल फंड स्कीम में कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। So type of expenses, all type of expenses incurred by the asset management company have to clearly identified and appropriated for all mutual fund scheme. So सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस। सो म्यूचुअल फंड स्कीम किसी से एडवाइस लेके, मतलब उसके फंड मैनेजर या उनकी जो टीम होती है उनसे एडवाइस लेके ही किसी कंपनी का स्टॉक या कोई भी बॉन्ड खरीदते या बेचते हैं, या फिर थर्ड पार्टी भी कभी कभी थर्ड पार्टी के साथ भी काम करते हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फीस होता है वो भी स्कीम से लिया जाता है। रिकरिंग एक्सपेंसेस, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को डेली बेसिस पे रन कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे किसी स्कीम को रन करने के लिए, वो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब स्कीम से डेबिट किए जाते हैं। अभी कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एजेंट्स कमीशन इफ एनी। अब म्यूचुअल फंड स्कीम को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन दिया जाता है ताकि वो स्कीम को सेल करें। ये एक्सपेंसेस स्कीम से ही डेबिट किए जाते हैं। दूसरा, ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अभी स्कीम में ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, जो भी ब्रोकरेज होता है, वो भी स्कीम से ही डेबिट किए जाते हैं। तीसरा, रजिस्ट्रार सर्विस फॉर ट्रांसफर ऑफ यूनिट सोल्ड और रिडीम्ड। ओके, आर एन टी, एक्चुअली ये आर एन टी की बात कर रहा है। आर एन टी एजेंट्स का जो काम होता है, आर एन टी एजेंट्स का काम क्या होता है, कोई बताएगा? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, कोई भी आप में से? सर, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना करेक्ट, एंड when इन्वेस्टर्स का nominees को रिकॉर्ड अपॉइंट मेंटेन करने करने का काम हैं। होता है आरएनटी एजेंट्स का। सो आरएनटी एजेंट्स को जो फीस पे किया जाता है वो भी स्कीम से ही किया जाता है। आरएनटी एजेंट को अपॉइंट कौन करता है? एएमसी। करेक्ट, आप सबको पता था? जी सर। यस सर। ओके। सो आरएनटी एजेंट्स की फीस भी स्कीम से लिया जाता है। फीस एंड एक्सपेंसेस फॉर ट्रस्टीज,
जो ट्रस्टीज होते हैं उनका जो फीस होता है वो भी स्कीम से ही लिया जाता है। ऑडिट फीस, स्कीम का जो ऑडिट होता है, ऑडिट दो तरह से होता है एएमसी में, एक स्कीम का ऑडिट होता है, एक एएमसी का ऑडिट होता है। सो स्कीम का ऑडिट होगा तो स्कीम उसके एक्सपेंसेस उठाएगी, एएमसी का ऑडिट होगा तो एएमसी उसके एक्सपेंसेस उठाएगी। कस्टोडियन फीस, कस्टोडियन बैंक की भी फीस होती है। जिस बैंक में डीमैट अकाउंट है उनका जो एनुअल मेंटेनेंस फीस होता है वो भी स्कीम से ही लिया जाता है, क्योंकि स्कीम का ही अकाउंट होता है कस्टोडियन के पास। सो ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ से? आप चाहे तो इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेस्टर कम्युनिकेशन। अभी इन्वेस्टर के साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए भी खर्चे होते हैं। कोई भी ऑफिस है उसके जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेल यूज किया जाता है, व्हाट्सएप यूज किया जाता है, कुछ टेलीकॉलर्स रखे जाते हैं, और कुछ कुरियर करना हुआ। सो इन सब की जितनी भी चार्जेस होते हैं वो भी स्कीम से चार्ज किए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम द लोकेशन टू लोकेशन, फंड ट्रांसफर का जो भी कॉस्ट होता है वो भी स्कीम से लिए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अकाउंट स्टेटमेंट एंड डिविडेंड रिडम्पशन चेक एंड वारंट्स। अभी जैसे कस्टमर ने बोला मुझे अकाउंट स्टेटमेंट फिजिकल चाहिए, मेरे एड्रेस पे चाहिए, उसकी भी कॉस्टिंग होती है। किसी को डिविडेंड मिला तो डिविडेंड का चेक अगर भेजना है कस्टमर के पास, उसके अकाउंट पे नहीं जा रहा है, उसका भी चार्ज होता है। तो ये सारे चार्ज स्कीम से लिए जाते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फंड, इंश्योरेंस का फंड का भी एक इंश्योरेंस होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का भी एक इंश्योरेंस होता है। वो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो भी स्कीम से लिया जाता है। वाइंडिंग अप कॉस्ट फॉर टर्मिनेटिंग अ फंड और अ स्कीम, किसी फंड या स्कीम को अगर टर्मिनेट किया जा रहा है, अभी किसी फंड या स्कीम को टर्मिनेट कैसे किया जाता है, आप में से कोई बताएगा? किसी स्कीम या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को टर्मिनेट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, आप में से कोई बताएगा? नो आइडिया सर। कोई और? Two-third people, investors can. हाँ, आप काफी हद तक सही हो। दैट इज 75% ऑफ द यूनिट होल्डर। 75% of the unit holder can pass the resolution to wind up any scheme or any AMC, या फिर Out of four, three यस ट्रस्टीज। trustees can take objection. करेक्ट, ठीक है। बाई मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टी एक्चुअली, मतलब 10 ट्रस्टी हैं जिनमें से अगर 6 बोल रहे हैं कि स्कीम को वाइंड अप करना चाहिए या म्यूचुअल फंड कंपनी को टर्मिनेट करना चाहिए, स्कीम को टर्मिनेट करना चाहिए, हो जाएगा। 2/3 ट्रस्टी इंडिपेंडेंट होते हैं। बाई द मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को टर्मिनेट किया जा सकता है, आइदर मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टीज और 75% ऑफ द यूनिट होल्डर ऑफ द स्कीम या फिर ऑफ द एमसी। क्लियर है? फिर से मैं बता देता हूँ, किसी स्कीम या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को वाइंड अप करना हो, बंद कराना हो, तो क्या करना होगा उसके लिए? तो किसी भी स्कीम के 75% यूनिट होल्डर अगर बोलते हैं कि स्कीम को टर्मिनेट करना है, स्कीम टर्मिनेट हो सकती है। किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के 75% यूनिट होल्डर्स बोलते हैं कि स्कीम को म्यूचुअल फंड कंपनी को टर्मिनेट करना है, बंद करना है, बंद हो सकती है। या फिर बाय द मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टीज। सो अगर 4 ट्रस्टी हैं, 3 बोल रहे हैं बंद करना है, बंद हो जाएगी। 10 ट्रस्टी हैं, 6 बोल रहे हैं बंद करना है, बंद हो जाएगा। तो स्कीम या म्यूचुअल फंड कंपनी को टर्मिनेट किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये लास्ट वाली ट्रेनिंग सेशन में मैंने स्पेशली बताया था, इसको आप याद करके रखना। लेकिन फिर से एक बार रिवीजन हो गया तो आप इसको याद कर लीजिए। इन केस ऑफ सिल्वर और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की मतलब ईटीएफ, सिल्वर या गोल्ड के ईटीएफ, रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड। तो जो ईटीएफ्स होते हैं, ईटीएफ में जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो एक्चुअली गोल्ड की डिलीवरी मिलती है, फिजिकल गोल्ड आता है। मीन्स आपके पास नहीं आता है, स्कीम खरीद रही है तो स्कीम के पास आता है, तो स्कीम उसको कहाँ पे स्टोर कर रही है, उसका स्टोरेज का जो कॉस्टिंग होता है, उसको मेंटेन करने का,
उसकी सिक्योरिटी के लिए जो भी कॉस्टिंग आती है वो वहां से डेबिट किया जाता है, मीन्स ईटीएफ से वो डेबिट किया जाएगा। इन केस ऑफ कैपिटल ओरिएंटेड स्कीम, रेटिंग फीस। कैपिटल ओरिएंटेड स्कीम मीन्स क्या होता है? ऐसी स्कीम जो आपके कैपिटल को सेफ रखती है, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उतना तो आपको मिलेगा। सो ऐसी स्कीम में रेटिंग फीस होता है, क्योंकि स्कीम की रेटिंग करवाई जाती है। क्रिसिल या फिर आईसीआरए, दो एजेंसीज हैं जो म्यूचुअल फंड स्कीम को रेट करते हैं, जो फिक्स्ड इनकम प्लान्स होते हैं एक्चुअली। सो उनकी जो रेटिंग फीस होती है, अब क्रिसिल रेट कर रहा है तो स्कीम को उसका फीस पे करना पड़ेगा, वो भी फीस स्कीम से ही लिया जाता है। लिस्टिंग फीस इन केस ऑफ स्कीम लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सो जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं लगभग सारी की सारी म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। सो चाहे जैसे ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं वो चाहे तो लिस्टिंग ना कराएं, क्लोज एंडेड स्कीम को मैंडेटरी लिस्ट होना होता है, बट सारी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। सो लिस्टिंग फीस भी स्कीम से ही लिया जाता है। सो ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो एक स्कीम से चार्ज किया जाता है। सो जैसे स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल लिया था कि म्यूचुअल 200 करोड़ है म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, जिनमें से 160 करोड़ रुपीस इक्विटी में थे, 10% का गेन हुआ था, उसके बाद 8 करोड़ का डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मिला था, फिर 4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, प्लस 1 करोड़ का एक्सपेंस फ्यूचर में पे करना था। सो ये जो एक्सपेंस थे 4 करोड़ और 1 करोड़, वो यही सारे एक्सपेंसेस थे। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस होता है, इन सारे एक्सपेंसेस के अलावा अगर कोई एक्सपेंस होता है, वो कौन पे करता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी या फिर स्पॉन्सर। अब कौन से फीस ये पे करेंगे? ये तो एक स्कीम को रन करने की कॉस्टिंग है। अभी स्कीम को रन करने की जितनी भी कॉस्टिंग है वो स्कीम से लिया जा रहा है, बट म्यूचुअल फंड कंपनी खुद से भी तो चल रही है। म्यूचुअल फंड कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो खर्चे अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, वो स्कीम से नहीं लिए जाते। वो एएमसी पे करती है या स्पॉन्सर पे करेगा या फिर ट्रस्टी पे करेंगे, वो स्कीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी वैसे में खर्चे क्या होते हैं? इसके अलावा क्या खर्चे हो सकते हैं? जैसे ऑफिस कॉस्टिंग। अब कोई भी एएमसी लग्जरी ऑफिस में अपनी ऑफिस चला रही है, उससे स्कीम को क्या मतलब? वो छोटी ऑफिस में भी हो सकता है। सो उस ऑफिस का जो रेंट होगा या जो उसके रिनोवेशन का कॉस्टिंग होगा, या फिर उनके जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर का जितना खर्चा होगा, या फिर उनके जो भी एसेट्स हैं, मीन्स लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, कार्स हो गए, फैन, एसी, ये सब की कॉस्टिंग जितनी भी होती है वो एएमसी खुद से पे करता है, किसी स्कीम से चार्ज नहीं किया जाता है। एएमसी जो खुद का एडवर्टाइज करती है, जैसे आईसीआई प्रूडेंशियल ने खुद का एडवर्टाइज किया, सो आईसीआई प्रूडेंशियल खुद का एडवर्टाइज करने के लिए स्कीम से नहीं ले सकती चार्ज, आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को पे करना पड़ेगा। सो किसी स्कीम का अगर एडवर्टाइज हो रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं था, कोई स्कीम का एडवर्टाइज अगर हो रहा है, ओके सॉरी यहाँ पे था मार्केटिंग। सो स्कीम का जब मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट होता है तो उसका खर्चा स्कीम से ही लिया जाता है, बट जब एएमसी खुद का एडवर्टाइज करती है उसका एक्सपेंस एएमसी खुद से पे करती है। ओके, तो लिक्विड स्कीम, इंडेक्स स्कीम और ईटीएफ, इन तीनों स्कीम का मैक्सिमम एनुअल एक्सपेंस 1% को एक्सीड नहीं कर सकते। अभी तक मीन्स अभी हमने एक्सपेंसेस की बात भी नहीं किया है, बट आप ये समझिए जितने भी लिक्विड फंड्स होते हैं, जितने भी इंडेक्स फंड होते हैं, या फिर जितने भी ईटीएफ्स होते हैं, इनका ईयरली एक्सपेंस शुड नॉट बी मोर देन 1%। इनका मैक्सिमम एनुअल एक्सपेंस 1% ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज में एएमसी या स्कीम कितना भी खर्चा कर सकती है, उसकी भी एक लिमिटेशन है जो कि सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है, सेबी ने डिसाइड किया है, और उस पे सेबी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है कितना चार्ज लिया जा सकता है किसी स्कीम से। तो सेबी ने बोला है लिक्विड फंड, इंडेक्स स्कीम्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में मैक्सिमम चार्ज 1% ही हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता है। क्लियर है? इस पेज पे किसी को कोई डाउट है? सर ये 1% ऑफ क्या? 1% मीन्स
टोटल एसेट का 1%। टोटल एसेट का 1%। यस, जी। ठीक है। मतलब 1000 करोड़ है तो 1000 करोड़ का एवरेज, एवरेज मीन्स किसी दिन वो 950 करोड़ होगा, किसी दिन 1050 करोड़ होगा। पूरे साल में जो एवरेज एसेट होता है, डेली का एवरेज, उसका 1%। सो चार्ज, जैसे मैंने बोला था, ब्रोकरेज आपको डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरह से एक्सपेंसेस डेली बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सपोज आज किसी स्कीम का एयूएम है 2000 करोड़, तो 2000 करोड़ का कितना चार्ज लगेगा? 1% अगर ईयरली है तो 1% डिवाइड बाई 365 करेंगे, तो एक दिन का कितना चार्ज बनता है वो आ जाएगा। तो आज स्कीम का एयूएम अगर 2000 करोड़ है तो 2000 करोड़ का जो भी परसेंट हमने कैलकुलेट किया वो परसेंट उतना चार्ज लगेगा। कल के दिन स्कीम की साइज चेंज होती है क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे तो हो गई, तो कल के दिन सेम परसेंट लगेगा उस अमाउंट पे। मीन्स जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेली बेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, डेली बेसिस पे डेबिट किए जाते हैं। और जो आपको एनएवी प्राइस बताया जाता है वो सारे एक्सपेंसेस को निकालने के बाद जो एनएवी प्राइस होता है वो आपको बताया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की, कितना एक्सपेंस लगता है। पहले तो आपने 3 स्कीम में देख लिया, कौन कौन से, लिक्विड फंड, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ्स। इन सब में कितना एक्सपेंस लग रहा है? मैक्सिमम 1% ईयरली। अदर देन और भी कई तरह के स्कीम्स होते हैं, सो दो तरह के स्कीम्स लेते हैं। पहला इक्विटी ओरिएंटेड, दूसरा अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड। अभी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स क्या होती हैं, आप में से कोई बताएगा? कैसी स्कीम्स को हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम बोलेंगे? जहाँ इन्वेस्टमेंट 65% से ज्यादा इक्विटी में हो। करेक्ट। जिस भी स्कीम में 65% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो, मीन्स शेयर मार्केट में हो, ऐसी स्कीम को हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम बोलते हैं। इसके अलावा सारी स्कीम को हम क्या बोलते हैं? अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड। ठीक है। तो अभी इक्विटी ओरिएंटेड के लिए जो मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो डिसाइड किया है सेबी ने, वो डिफरेंट है। अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड के लिए जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे। ये है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मींस AUM। अभी ऑन द फर्स्ट 500 करोड़ ऑफ डेली नेट एसेट, अभी सेबी ने बोला है कि किस तरह से आप एक्सपेंस डेबिट कर सकते हो किसी भी स्कीम से। सो फर्स्ट 500 करोड़ पे एक्सपेंस कितना लगेगा? 2.25% ईयरली इन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम एंड 2% इन अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। फर्स्ट 500 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट 250 करोड़ पे 2% मैक्सिमम एक्सपेंस हो सकता है इक्विटी ओरिएंटेड में, 1.75% किसमें हो सकता है? अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड में। ऑन द नेक्स्ट 1250 करोड़, 1.75% इक्विटी ओरिएंटेड, अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड 1.50। नेक्स्ट 3000 करोड़ पे 1.6, 1.35। नेक्स्ट 5000 करोड़ पे 1.50, 1.25। नेक्स्ट 40,000 करोड़ पे 5,000 करोड़ आप नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके बाद 5,000 करोड़ नेक्स्ट करते जाइए 8 बार। मतलब नेक्स्ट 40,000 करोड़ पे 0.05% इसमें लेस करते जाइए, इसमें भी और इसमें भी उतना लगेगा। इसके बाद जो बैलेंस एसेट्स है उनमें 1.505 फिक्स है और 1.80 फिक्स है, सॉरी 0.80 फिक्स है इन अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। अभी ये कॉन्सेप्ट जिस तरह से मैंने समझाया, आपको क्या समझ में आया कि किस तरह से चार्जेस डेबिट होंगे, या फिर इसको मैं अलग वे में आपको समझा दूं? आप सबको क्लियर है? दूसरा दूसरा मेथड यूज करो सर थोड़ा। ओके। अभी AUM मतलब आप सबको पता है, राइट? जी। स्कीम का करंट मार्केट साइज, आज के दिन स्कीम के अंदर जो पैसे या जो एसेट्स पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी है, दैट इज AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, आज के दिन। ठीक है, करंट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द स्कीम, वो स्कीम का AUM हो जाएगा। मान लीजिए कोई स्कीम है जिसकी साइज है 10,000 करोड़, ठीक है। एक स्कीम है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए
आज के दिन है। ओके, अभी चार्जेस कैसे डेबिट होंगे, उसमें क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट 500 करोड़, फर्स्ट 500 करोड़ पे कितना चार्ज था, 2.25%, करेक्ट। अब कितना बचा इसमें, 950 करोड़। अभी नेक्स्ट 250 करोड़ पे कितना चार्ज था, 2%। अब नेक्स्ट 1250 करोड़ पे कितना चार्ज था, 1.75%। नेक्स्ट 3000 करोड़ पे कितना चार्ज था, 1.60%। कितना हो गया, 500, 750, 2000 करोड़, 3000 करोड़, मीन्स टोटल 5000 करोड़ हो गया। बचा कितना, 10,000 करोड़। नेक्स्ट वाला स्लैब कितना है, 5000 करोड़। अभी नेक्स्ट 5000 करोड़ पे कितना लगेगा, 1.50%। ठीक है, ये मैक्सिमम चार्ज है। मतलब इस 10,000 करोड़ पे ऐसा नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं कि 10,000 करोड़ पे ये वाला चार्ज लगेगा, बट ऐसा नहीं है। 5,000 करोड़ की स्कीम है तो ये चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं है। उसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ईयरली चार्ज। ठीक है, अभी इसको डिवाइड बाई 365 करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, राइट। 250 करोड़ का 2%, अब 2% ईयरली कॉस्टिंग है। इसको हम डिवाइड करेंगे 365 से, मतलब इन सबको हम 365 से डिवाइड करेंगे तो सबकी एक वैल्यू आएगी, करेक्ट। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा और कैलकुलेशन करके कुछ हो भी नहीं सकता है। सो मैं सिर्फ एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। ये ईयरली चार्ज है, फर्स्ट 500 करोड़ पे 2.25%, नेक्स्ट 250 करोड़ पे 2%। अब 10,000 करोड़, मान लीजिए ये 11,000 करोड़ होता तो हम 1,000 करोड़ यहाँ पे और बढ़ाते, और 1,000 करोड़ पे जो भी यहाँ पे चार्ज है 1.35 या 4% जो भी है, उसको हम यहाँ पे लिखते, उस 1,000 करोड़ पे उतना लगता जो नेक्स्ट वाला स्लैब है। बट हम इतना करेंगे। अभी मान लीजिए यहाँ पे आ गया 0.0012% या जो भी अमाउंट, जो भी फिगर आ गया, इसको हम एवरेज कर लेंगे। एवरेज करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, राइट। वो वैल्यू आएगी 1.90% के आसपास। सो 10,000 करोड़ पे आज के दिन जो चार्ज लगेगा, सॉरी 1 पॉइंट नहीं आएगा, 0.00 समथिंग आएगा। इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.00 या 0.032 के आसपास आएगा। ये आज का चार्ज हुआ। तो 10,000 करोड़ में से ये परसेंट चार्ज आज डेबिट होगा। कल इस 10,000 करोड़ की वैल्यू अगर बढ़ती है घटती है तो सेम वे में फिर से कैलकुलेट होगा, फिर से ये परसेंट चार्ज एप्लीकेबल होगा। अगर हम इसका ईयरली एक्सपेंस अगर देखते हैं तो इन सबको हम जब कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू के हिसाब से एवरेज करेंगे तो 1.90% के आसपास आएगा। सो अगर आपसे पूछा जाए किसी स्कीम की साइज 10,000 करोड़ है तो एक्सपेंस रेशियो कितना होगा, तो 1.90% के आसपास होगा। ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, आएगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। सो ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से एक्सपेंसेस कैलकुलेट होते हैं, डेली बेस पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो ईयरली एक्सपेंस है 2.25%, तो आपको डेली का एक्सपेंस निकालना है तो डिवाइड बाई आपको 365 करना होगा, तो एक फिगर आ जाएगा। जो भी फिगर आएगा वो आज का चार्ज है। अभी क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? अब क्लियर है सर। आप सबको क्लियर है? मंजरी, सपना, पंकज? सर थोड़ा क्लियर है, बस ये कि अगर ये याद करके आंसर करना है तो याद नहीं थोड़ा रखना सा। आपको, यस सर। ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, याद भी नहीं रखना। और याद अगर करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है इसको। 500 करोड़, 250 करोड़, 1250, 3000, 5000, ये फिगर्स याद करना इजी है। 500 करोड़, 250 करोड़, 1250 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़। उसके बाद अगले 40,000 करोड़ तक ऐसे नेक्स्ट 5,000 करोड़ लिखते जाइए। अब यहाँ पे 2.25% है, नीचे आए कितना कम हुआ, 0.25% कम हो गया। नीचे आए कितना कम हुआ, 0.25% कम हो गया। 3 तक 0.25 कम होगा, उसके बाद कितना, 0.15 कम हुआ।
फिर 0.10 कम हुआ, उसके बाद 0.0505 कम होते रहेगा। इधर भी अगर आपको सिर्फ ये फिगर याद हो जाता है तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। यहाँ से 0.25 कम हुआ, यहाँ से 0.25 कम हुआ, यहाँ से 0.25 कम हुआ, यहाँ पे 0.15 कम हुआ, यहाँ पे 0.25 कम हुआ। सो एक फिगर याद हो जाएगा, आपको सारे याद हो जाएंगे। वैसे इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है और ना ही कोई कैलकुलेशन आएगा। आपसे क्या पूछ सकते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में मैक्सिमम चार्ज कितना लगता है, तो कितना लगता है? 2.25%. 2.25 मिनिमम कितना लगता है? minimum 1.05. डेट 1.05. ओरिएंट अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में मैक्सिमम कितना चार्ज लगता है 2%. एंड मिनिमम 0.80. 0.80. ठीक है। ये तो हो गया इक्विटी अदर देन इक्विटी। लिक्विड फंड में मैक्सिमम एक्सपेंस कितना हो सकता है? 1%. इंडेक्स स्कीम्स में 1%. एंड ईटीएफ्स में 1%. 1। क्यों 1% लग सकता है, आप में से कोई बता पाएगा? इन सब स्कीम में ज्यादा चार्जेस अलाउ किया है सेबी ने और बाकी उन तीनों स्कीम्स में कम चार्जेस क्यों ले सकते हैं? सर क्योंकि रिटर्न ऑलमोस्ट फिक्स है। डेट स्कीम्स हैं जिसमें हायर रिटर्न इंडेक्स रहता में है तो और इक्विटी ही है, वहां पे रिटर्न तो फिक्स है नहीं। डेट में भी कभी कभी नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं और कभी कभी 20% सीधा साफ हो जाता है डेट स्कीम्स में। ओके ओके। सर मैनेज उसमें जो है फंड मैनेजर का रोल कम रहता है। करेक्ट। लिक्विड स्कीम्स में क्या होता है, लोग छोटे छोटे रिटर्न्स के लिए छोटे 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 ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें अगर चार्जेस ज्यादा ले लेंगे तो रिटर्न्स कुछ मिलेंगे नहीं। करेक्ट। इसके लिए लिक्विड स्कीम्स के चार्जेस कम होते हैं। बाकी ईटीएफ और पैसिव फंड्स मतलब इंडेक्स फंड, इनमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है, सिंपली इनको इंडेक्स कॉपी करना है। इसके लिए यहाँ पर भी एक्सपेंसेस कम है। 1% जो लिखा हुआ है वो मैक्सिमम एक्सपेंस है, लेकिन जब आप किसी लिक्विड स्कीम या ईटीएफ या फिर इंडेक्स स्कीम्स के एक्सपेंसेस देखेंगे तो शायद आपको दिखे 0.15%, 0.20%, 0.35%, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, तो काफी कम होते हैं वहां पे एक्सपेंसेस। 1% मैक्सिमम है, मतलब अगर फंड साइज 50 करोड़ ही हुई तब तो स्कीम को चलाना ही है, तो मैक्सिमम 1% वहां पे एक्सपेंस लिया जा सकता है। बट स्कीम की साइज अगर 2-3-4 हजार करोड़ रुपए हो जाती है तो फिर आपका एक्सपेंस 0.5 से भी कम आ जाता है। बट सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से आपको एग्जाम में यही आंसर देना है, तो दैट इज 1% मैक्सिमम। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। डेली एनएवी पे एक्सपेंसेस कैलकुलेट होते हैं, जो डेली का एनएवी प्राइस होता है उस पे एक्सपेंस डेली माइनस किए जाते हैं। डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, किसी भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। सपोज कोई स्कीम का नाम बताइए, आप में से कोई भी कोई स्कीम का नाम बताइए, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम। सपना आप बताएंगे? सर HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ठीक है। सपना? निप्पॉन ग्रोथ फंड। कौन सा? निप्पॉन ग्रोथ फंड। निपॉन ग्रोथ फंड। और भी आप स्कीम्स के नाम पढ़ा करिए। चलिए मैं लेता हूँ निपॉन ग्रोथ फंड। अच्छा, यहाँ पे ग्रोथ से कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको बताया था एक ग्रोथ कंपनीज होती हैं, एक वैल्यू कंपनीज होती हैं। सो निपॉन ग्रोथ फंड मतलब ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ग्रोथ कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अभी ये आप एज अ कस्टमर जब ये स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ओके, एज अ इन्वेस्टर जब आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करने जाएंगे, सपोज आप मेरे पास आए, आपने बोला मुझे निपॉन ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपसे पूछूंगा सर ऑप्शन कौन सा चाहिए आपको। ऑप्शन इन द सेंस यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, पहला ग्रोथ ऑप्शन, दूसरा डिविडेंड ऑप्शन।
ठीक है। अभी आपने अगर ग्रोथ बोला तो फिर मैं आपसे आगे सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि ग्रोथ मुझे समझ में आ गया। अगर आपने डिविडेंड पूछा तो फिर मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा कि सर आपको डिविडेंड में डिविडेंड पे आउट चाहिए या फिर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है। तो ये क्या हुआ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में दो ऑप्शन है, पहला ग्रोथ, दूसरा डिविडेंड। डिविडेंड को हम बोलते हैं IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल, IDCW। ये डिविडेंड, पहले डिविडेंड ही बोलते थे, अभी इसको IDCW बोलना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं कहीं पे आप डिविडेंड के सामने ब्रैकेट में देख लेंगे ताकि लोगों को समझ में आए। अभी इन तीनों ऑप्शन में फर्क क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। आप एज अ इन्वेस्टर आपने बोला ग्रोथ फंड चाहिए, या आप तीन फ्रेंड्स थे, आपने ग्रोथ ले लिया ऑप्शन, आपके दूसरे फ्रेंड ने डिविडेंड पे आउट ले लिया, आपके तीसरे फ्रेंड ने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ले लिया। अभी तीनों में फर्क क्या होता है ये आप समझ लीजिए। डिविडेंड मतलब IDCW। ओके, आप तीनों ने एक एक लाख रुपए इन्वेस्ट किया। एक ने लिया था ग्रोथ, एक ने लिया री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप तीनों ने पे किया एक एक लाख रुपए। मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है तो आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलते जा रहा हूँ। जिस टाइम लिया उस टाइम पे मान लेते हैं यूनिट प्राइस था 10 रुपए। अभी तक क्लियर है? अभी आप बताइए कि आपको कितने यूनिट्स मिले। 10,000। 8,000। 10,000 यूनिट्स मिले। नंबर ऑफ यूनिट आपको मिले 10,000। इनको भी 10,000 ही मिलेंगे, इनको भी 10,000 मिलेंगे। ठीक है, अभी तक कोई फर्क है तीनों ऑप्शन वालों को? मतलब सबको सेम चीजें मिली। अब क्या होगा, धीरे धीरे चल के नेवी प्राइस बढ़ के हो गया 11 रुपए। आपका फंड वैल्यू कितना होगा? एनएवी प्राइस बढ़ के हो गया 11 रुपए, अभी आपका फंड वैल्यू कितना होगा? 1,10,000। 1,10,000। यहाँ पे भी एनएवी प्राइस 11 हुआ, लेकिन क्या किया गया, इन सबको डिविडेंड है, डिविडेंड पे आउट है, यहाँ पे इनके सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए डिविडेंड मिल गया। ठीक है, एनएवी प्राइस 11 हुआ था लेकिन 5,000 रुपए डिविडेंड दे दिया, तो एनएवी प्राइस इनका 11 नहीं हुआ, ये हो गया 10.5। अभी इनका फंड वैल्यू कितना है? 1,05,000 रुपए। एनएवी प्राइस जैसे ही डिविडेंड दिया 5,000 रुपए, ये तो इनके सेविंग अकाउंट में मिल गया, इंजॉय करें 5,000 रुपए का। यूनिट प्राइस 10.5 कर दिया गया, तो इनका फंड वैल्यू कितना हो गया? 1,05,000 रुपए। तो टोटल इनको बेनिफिट कितना हुआ? 10,000। और इनको बेनिफिट कितना हुआ? 10,000। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, इनमें डिविडेंड 5,000 तो आया, बट इनको सेविंग अकाउंट में नहीं मिला। क्या किया गया इस 5,000 को? 5,000 आया तो यूनिट प्राइस कितना हो गया इसका? 10.5। 11 था, लेकिन जैसे ही 5,000 रुपए हुआ यूनिट प्राइस हो गया 10.5। 5,000 रुपए डिविडेंड मिल गए। अभी क्या होगा, डिविडेंड री इन्वेस्ट लिखा हुआ है ना, तो ये 5,000 रुपए के और यूनिट्स बाय कर लेंगे, मतलब ऑटोमेटिक कुछ और यूनिट्स बाय हो जाएंगे, कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स और बाय हो जाएंगे। तो आप में से मुझे कोई कैलकुलेट करके बताइए, 5,000 रुपए आए डिविडेंड, इसके फिर से यूनिट्स बाय किए जाएंगे, ये एनएवी प्राइस हो गया 10.5, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनेंगे, कितने नए नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे?
I think 995. सॉरी, I think 995. एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे करेंगे? डिविडेंड आया 5,000 रुपये, डिवाइड बाई 10.5, न्यू यूनिट्स इनको मिल जाएंगे 476। 76। 10.5 रुपए का एक यूनिट है, 5,000 रुपए आए थे, 5,000 रुपए के नए यूनिट्स बाई किए जाएंगे तो कितने आएंगे? 476.19, या फिर 19 को 2 कर लेते हैं, 476.22 यूनिट्स नए मिलेंगे। सो अभी इनके पास नंबर ऑफ यूनिट कितने हो गए? 10,000 पहले से ही थे, सो 10,476.2 यूनिट्स हो गए। करेक्ट, समझ में आ गया यहाँ तक? अब एक यूनिट का प्राइस कितना चल रहा है? 10.5। सो अभी कैलकुलेट करिए, 10,000 476 इंटू 10.5, इनका वैल्यू कितना बन रहा है? 1,09,998। एक्चुअली कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को किया था, ये एक्चुअली 1,10,10,000 रुपए ही बनेंगे, 1.10 लाख। सो इन सबको बराबर प्रॉफिट हुआ है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? डिविडेंड ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है, आपको समझ में आ गया? आप थम्स अप कर दिया करिए, आप सब, मुझे दिख जाएगा। जी सर, क्लियर है। ठीक है, सो इस तरह से तीनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे री इन्वेस्ट होता रहेगा, इनको डिविडेंड्स इनके अकाउंट में मिलते रहेंगे, इनके डिविडेंड्स आएंगे बट वापस से न्यू यूनिट्स बाय हो जाएंगे। तो अभी सवाल कुछ लोग पूछते हैं कि क्या लेना चाहिए, तो जिनको रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट है वो डिविडेंड पे आउट में जा सकते हैं, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे आने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल, ग्रोथ में आपका पैसा री इन्वेस्ट होता रहता है, मतलब जो 10,000 रुपये प्रॉफिट हुए वो स्कीम में ही है, मीन्स आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो फ्यूचर में जब आप देखेंगे इन्होंने 5,000 रुपये अपने अकाउंट में ले लिया, तो ये तो ग्रो करेंगे नहीं, जो वैल्यू बचा वही ग्रो करेगा। इन फ्यूचर इनको और भी डिविडेंड्स मिलते रहेंगे, बट ये कोई डिविडेंड्स ले नहीं रहे, तो मार्केट का पूरा बेनिफिट ग्रोथ को मिलेगा। प्रॉफिट सबको बराबर मिल रहा है, इन्होंने निकाल लिया, इन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया, बट सबसे जब आप 10 साल के बाद देखेंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट में ये रहेगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हैं तो मैं आगे चलता हूँ। अभी ये जो डिविडेंड 5,000 दिया, ये डिविडेंड कहाँ से देगा? कोई भी स्कीम ये डिविडेंड कहाँ से देगी या कहाँ से दे सकती है, हम इस पे बात करेंगे। सो पहले इसको पढ़ लेते हैं। सेबी गाइडलाइंस स्टेपुलेट दोज डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, आप दोनों चीजें बोल सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, ये दोनों सेम चीज होंगी। तो डिविडेंड सरप्लस या डिविडेंड रिजर्व से ही डिविडेंड पे किया जाता है। तो ये डिविडेंड रिजर्व होता क्या है, हम इस पे बात करेंगे। All profit earned based on accrual of income and expenses as detailed above are treated as available for distribution. Valuation gain are ignored. वैल्यूएशन गेन आर इग्नोर्ड। अब आप सबको पता होना चाहिए वैल्यूएशन गेन क्या होता है, बट वैल्यूएशन लॉसेज नीड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रॉफिट। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या हुआ। That portion of the sale price on new units which is attributable to valuation gain is not available as a distributable reserve. The portion of the sale price on new unit. Okay, correct. This is conservative approach to calculating distributable reserve. So जो 5,000 रुपीज एज अ डिविडेंड स्कीम से गया, वो 5,000 कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच होता है, मतलब उस पर कोई भी रिस्क नहीं लेना, जो एक्चुअल प्रॉफिट निकला हुआ है उस प्रॉफिट से ही डिविडेंड दिया जाएगा। तो अभी आप देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी स्कीम में फंड मैनेजर ने
5 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। सिंपली समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। कंपनी का नाम है ABCDE। ये 5 कंपनीज में फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया है, मतलब स्कीम ने इन्वेस्ट किया है। जब इनके शेयर खरीदा, इन सब का शेयर प्राइस था 100 रुपए। ऐसा कभी होना पॉसिबल नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फंड मैनेजर ने इन 5 कंपनीज के शेयर्स खरीदे, और जब खरीदे उस टाइम पे इनका प्राइस 100 रुपए था। ठीक है, ये 100 रुपए बढ़ के हो गया 500 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ? 400 रुपए का प्रॉफिट है। अब 100 रुपए बढ़ के 500 रुपए हुआ है, 400 रुपए का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट रियलाइज्ड कैपिटल गेन कहा जाएगा या वैल्यूएशन कहा जाएगा? आप में से कोई भी? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन गेन। वैल्यूएशन गेन, करेक्ट। ये 100 रुपए का प्राइस हो गया है 300 रुपए, और इसको सेल कर दिया। प्रॉफिट कितना है? 200। ये रियलाइज्ड कैपिटल गेन हो गया। अब आपने वहां पे पढ़ा था वैल्यूएशन गेन नीड टू बी इग्नोर्ड। वैल्यूएशन गेन को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 100 रुपए का प्राइस घट के हो गया 30 रुपए, होल्ड है। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 70 रुपए का। होल्ड है तो वैल्यूएशन लॉस हुआ। अभी इसका प्राइस है 20 रुपए, इसको सेल कर दिया तो लॉस हुआ 80 रुपए का। फंड मैनेजर भी खरीदते बेचते रहता है। ये 100 रुपए हो गया है 700 रुपए। फंड मैनेजर ने इसको सेल कर दिया, 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये स्कीम ने इतना काम किया, कुछ को होल्ड रखा, कुछ को सेल कर दिया। अभी डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसे कहाँ से निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले जो वैल्यूएशन गेन है इसको इग्नोर करना है। वैल्यूएशन गेन को कंसीडर नहीं किया जाता डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व के लिए। ये 200 रुपए ऐड करेंगे, अभी 200 रुपए इसको ऐड करेंगे क्योंकि फंड मैनेजर ने सेल कर दिया, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये वैल्यूएशन लॉस है 70 रुपए का। अब लॉस है तो -70 रुपए लिखेंगे। वैल्यूएशन लॉस को दिखाया जाएगा बट वैल्यूएशन गेन को इग्नोर किया जाएगा। सो वैल्यूएशन लॉस को कंसीडर हम करेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे रियलाइज्ड कैपिटल लॉस हुआ है 80 रुपए का, इसको भी माइनस करेंगे हम 80 रुपए। और यहाँ पे एक सेल करके 600 का प्रॉफिट हुआ है, ये 600 का प्रॉफिट हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने वैल्यूएशन गेन को इग्नोर किया बट जितने लॉस थे उन सबको कंसीडर किया, और जो रियलाइज्ड कैपिटल गेन था उसको भी हमने कंसीडर किया। अभी कितना होगा? 800 माइनस 150 मतलब 650। ये स्कीम 650 रुपए के प्रॉफिट में मानी जाएगी। वैसे प्रॉफिट कुछ 1050 रुपए का है, इस 4000 को ऐड किया जाए तो, बट ये वैल्यूएशन गेन है तो इसको इग्नोर करेंगे। स्कीम का रियल प्रॉफिट है 650 रुपए। अब फंड मैनेजर डिसाइड करेगा इस 650 रुपए में, या एएमसी डिसाइड करेगी कि इस 650 रुपए में कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये 650 रुपए ही डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व हो गया। ठीक है, इनमें से एएमसी चाहे 500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 600 कर दे, 650 पूरा कर दे, या फिर ना करे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व हो गया। अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व समझने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए या फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा बाद में, या फिर वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लोड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनएवी। सो इसको सिंपल में बता रहा हूँ। एग्जिट लोड क्या होता है? जब भी आप एंट्री लोड अभी लगना बंद हो गया, एंट्री लोड अभी नहीं लगता है किसी भी स्कीम में। ये 2009 के पहले जब आप स्कीम में इन्वेस्ट करते थे तो इन्वेस्ट करते ही आपको कुछ चार्ज देना पड़ता था, बट अभी एंट्री लोड बंद हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है? एग्जिट लोड।
एग्जिट लोड एक तरह का चार्ज है जो आपको दिख रहा है एग्जिट। जब आप स्कीम से एग्जिट करते हैं तो आपको वो चार्ज देना पड़ता है, लेकिन क्या हमेशा देना पड़ता है? नहीं। स्कीम का एक लॉक इन पीरियड होता है, वो स्कीम टू स्कीम वेरी कर सकता है। जितनी भी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं, 80 to 90% स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें एग्जिट लोड 1 ईयर्स का है, मतलब 1 ईयर का लॉक इन है। 1 ईयर के पहले अगर आप अपने यूनिट को सेल करते हैं, जैसे आज आपने खरीदा, 9-10 महीने के बाद अगर आप सेल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अब ये 1% भी फिक्स नहीं है, कोई स्कीम 0.5 भी ले सकती है, कोई 1.5 भी ले सकती है। ठीक है, तो एग्जिट लोड का अमाउंट भी वेरी कर सकता है, बट यूजुअली 1% होता है और 1 ईयर का लॉक इन होता है। सो 1 ईयर के पहले अगर आप यूनिट सेल करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड लगता है जो भी एनएवी प्राइस होता है। सपोज आपने 10 रुपए का यूनिट खरीदा था, 8 महीने के बाद आप बेच रहे हो 11 रुपए में, तो 11 रुपए का 1% कितना होगा? मीन्स आपको 11 रुपए का 1%, 1.1 रुपीज आपका आप एग्जिट लोग लोड लग इंटर जाएगा, करोगे? बाकी पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। हाँ सपना, म्यूट कर दीजिए। सॉरी सर। ठीक है, ये हो गया एग्जिट लोड। सो सपोज कोई भी स्कीम की यूनिट्स आपने बाई किया था और 11 रुपए उसका यूनिट प्राइस चल रहा है। ठीक है, आपने सेल किया तो आपका पर यूनिट कितने में सेल होगा? 10.89 रुपीज। मतलब आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया किसी भी स्कीम में, वो बढ़ के हो गया 1,10,000 रुपए। जब आप सेल करेंगे तो 1,100 रुपए आपके एग्जिट लोड कट जाएंगे, बाकी 1,08,900 रुपए जो भी अमाउंट है वो आपको मिलेगा। समझ गए? तो बट इसको कैलकुलेट पर यूनिट करते हैं, आप पूरे फंड वैल्यू पे आप करिए या पर यूनिट करिए, बात सेम ही होगी। सो कस्टमर को समझाने के लिए, सर जितना अमाउंट आप विड्रॉल करेंगे उस अमाउंट पे 1% लगेगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो भी एनएवी प्राइस होगी जिस टाइम आप यूनिट सेल करेंगे, जो भी एनएवी प्राइस होगा उस एनएवी प्राइस से 1% कम में मेरी एनएवी सेल होगी। ठीक है, ये हो गया एग्जिट लोड। क्लियर है अभी तक? सेकेंड पॉइंट एग्जिट लोड का, कोई भी स्कीम एग्जिट लोड अगर 1% से ऊपर लेती है, 1% जो एग्जिट लोड लगा वो पैसे कहाँ गए? वो एएमसी के पैसे, वो एएमसी रखेगी। कुछ कुछ स्कीम्स होती हैं जैसे रिटायरमेंट प्लान्स हो गए या फिर चिल्ड्रेन प्लान्स हो गए, इनमें क्या होता है 5 ईयर्स तक का लॉक इन होता है। 5 ईयर्स के पहले अगर आप रिडीम करें तो आपको एग्जिट लोड देना होता है। तो फर्स्ट ईयर का एग्जिट लोड कभी कभी 3% हो सकता है, या 2 ईयर्स तक का एग्जिट लोड 3% हो सकता है। तो कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनमें एग्जिट लोड ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी किसी स्कीम का एग्जिट लोड 1% को एक्सीड करता है, मान लीजिए किसी स्कीम में एग्जिट लोड 2% है, तो 1% तो एमसी रखेगी, जो एडिशनल 1% एग्जिट लोड लग रहा है वो वापस स्कीम में डाल दिया जाएगा, ताकि अदर इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट हो सके, अदर यूनिट होल्डर्स का प्रॉफिट हो सके। क्लियर है? तो सर वो एग्जाम्पल एज अ बताता हूँ। डिविडेंड मिलता है? सॉरी, जो 1% स्कीम में डाल दिया गया वो कैसे काम करता है? वो एज अ डिविडेंड यूनिट मिलता है? प्राइस बढ़ेंगे उससे, यूनिट प्राइस में? स्कीम का एसेट बढ़ेगा। हम्म। क्लियर है आप सबको? एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया, आपने इसको 2 साल के बाद विड्रॉल किया, और सपोज ये रिटायरमेंट प्लान था। 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 2 साल के बाद आपने विड्रॉल किया, आपको मिलना है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अभी 1.5 लाख रुपए मिलना है, बट 1.5 लाख का 2% सपोज आपका एग्जिट लोड लग रहा है, तो 1.5 लाख का 2% कितना होगा? 3,000 रुपए। तो -3,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, आपको मिलेगा कितना? 1,47,000। करेक्ट? अब ये 3,000 2%, एक्चुअली 2% अमाउंट है, तो इसका 1% कितना होता? 1,500। तो 1,500 जो एक्स्ट्रा है, ये अमाउंट वापस स्कीम में डाल दिया जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके। और जो एग्जिट लोड लगता है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, विच इज 18% एडिशनल। मतलब 3,000 का
18% आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, और जीएसटी डेबिट होके ही आपका पैसा आएगा। तो 3,000 का 18% जीएसटी भी लगेगा, जो एडिशनल होगा। 3,000 के अलावा 18%। क्लियर है? ये जो पॉइंट मैंने बताया आप इसको नोट डाउन करके रखिए, ये आगे कुछ समझने में आपको काम में आएगा। ठीक है, ये पूरा कहने का मतलब यही था जो मैंने आपको समझाया। एंट्री लोड बैन हो गया है, एंट्री लोड अभी एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके। की अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, कोई भी स्कीम के अकाउंट को किस तरह से मैनेज किया जाता है और सेबी को कैसे रिपोर्ट किया जाता है या एमसी को कैसे रिपोर्ट किया जाता है, हम उसके बारे में समझेंगे। द अकाउंट्स ऑफ द स्कीम नीड टू बी मेंटेन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द एएमसी। द ऑडिटर ऑफ द एएमसी हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्कीम। सो एक म्यूचुअल फंड कंपनी का खुद का अकाउंट होगा और सारी स्कीम्स का अलग अलग अकाउंट होगा। सो म्यूचुअल फंड एएमसी का जो ऑडिटर होता है वो अलग होता है, स्कीम्स का ऑडिटर अलग होता है। हर एक स्कीम का अलग ऑडिटर होगा, अलग सेविंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट होगा। सो हमेशा जो भी स्कीम्स के अकाउंट होते हैं उनको एएमसी के अकाउंट से सेपरेट रखा जाता है। मान लीजिए कोई एएमसी है, सपोज यूटीआई म्यूचुअल फंड है। सो यूटीआई म्यूचुअल फंड का एक करंट अकाउंट तो होगा ही होगा, बट यूटीआई म्यूचुअल फंड के कई सारे स्कीम्स चल रहे हैं। यूटीआई टेक्नोलॉजी फंड, यूटीआई मैन्युफैक्चरिंग फंड, यूटीआई स्मॉल कैप, यूपीआई यूटीआई फ्लेक्सी कैप। सो इन सारे स्कीम्स के अलग अलग करंट अकाउंट होंगे और अलग अलग डीमैट अकाउंट होंगे, और इन सबको सेपरेट ही रखा जाता है। ऐसा नहीं कि एएमसी के ही अकाउंट में सारे पैसे जाते हैं, सारे स्कीम के अकाउंट्स अलग अलग होते हैं और सारे स्कीम के ऑडिटर्स भी अलग अलग होते हैं। सो इनको सेपरेट रखा जाता है। ओके। सो जब भी कोई भी स्कीम में कोई इंटरेस्ट आता है, कोई डिविडेंड आता है, कोई बोनस आता है, या जैसे स्प्लिट हुआ, कोई भी शेयर स्प्लिट हुआ या बोनस शेयर्स मिले, ये सारे स्कीम के ही अकाउंट में आने चाहिए, स्कीम के अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट होने चाहिए जिस स्कीम का एसेट था। मतलब जैसे यूटीआई टेक्नोलॉजी फंड का करंट अकाउंट था, यूटीआई टेक्नोलॉजी फंड का डीमैट अकाउंट था। तो डीमैट अकाउंट में ढेर सारी कंपनीज के शेयर्स होंगे, तो उन शेयर्स में जब कोई डिविडेंड आता है या कोई इंटरेस्ट आता है तो यूटीआई मैन्युफैक्चरिंग फंड के करंट अकाउंट में आएगा। सो जितने भी डिविडेंड, जितने भी बोनस या जो भी मिलता है वो से उसके करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एनएवी इज टू बी कैलकुलेटेड अप टू 4 डेसिमल, ये आप ध्यान रखिएगा। 4 डेसिमल्स क्या होते हैं? अब आप मैथ का ही छोटी सी बात है। जैसे इक्विटी फंड्स में यूनिट प्राइस आपको बता दिया जाएगा 12.12, ये यूनिट प्राइस है एनएवी। बट जब बात होती है इन तीनों स्कीम्स की, इंडेक्स फंड, लिक्विड फंड या कोई भी डेट फंड, तो इनको बताना पड़ेगा अगले 4 डेसिमल्स तक। ठीक है? 4 डेसिमल्स क्यों बताना पड़ता है? ताकि एग्जैक्ट कितनी वैल्यू है वो दिख सके। लिक्विड फंड में लोग छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 2-4 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो 10 दिनों में अगर इतने पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया गया तो ये भी एक बड़ा अमाउंट हो सकता है। सो जितने भी लिक्विड स्कीम्स होती हैं, जितने भी डेट स्कीम्स होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, उनमें यूनिट प्राइस अप टू 4 डेसिमल्स तक दिखाया जाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 99%। NAV for the equity and balance advantage fund is to be calculated up to at least 2 decimals। ठीक है? बाकी इन सब के अलावा जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनका 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स तक दिखा देंगे चलेगा, बट इन स्कीम्स में 4 डेसिमल्स तक दिखाना होता है। इन्वेस्टर कैन होल्ड देयर यूनिट इवन इन द फ्रैक्शन ऑफ 1 यूनिट, इन्वेस्टर 1 यूनिट भी रख सकता है। ठीक है? आप किसी म्यूचुअल फंड में जैसे आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है लमसम के लिए 5,000, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स में। एसआईपी के लिए कुछ में 100 रुपए है, कुछ में 500 मिनिमम है, कुछ में 1,000 मिनिमम है। सो आपको बाय तो उतना ही करना पड़ेगा, बट जैसे सपोज आपने स्कीम में 2,000 यूनिट्स बाय कर लिए, आपको 1,999 यूनिट सेल करना है, 1 यूनिट रखना है, तो आप रख सकते हैं।
ओके, इसको आप इग्नोर करिए क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में भी 1 यूनिट का ट्रेड हो सकता है। इस पेज में सारी चीजें क्लियर हैं? सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है? पहले तो ये आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपने किसी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया, तो फंड मैनेजर उससे क्या बाय करेगा? आप में से अगर कोई बताए तो मुझे अच्छा लगेगा। आपने किसी डेट म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपके पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा? bonds ठीक है, and debt funds. Bonds करेक्ट। and debt funds. डेट फंड तो स्कीम का नाम होता है, एक्चुअली बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स बाय किए Bonds. जाएंगे आपके पैसों से। ठीक है, सपोज फंड मैनेजर ने 20 कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, आपने एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट किए। फंड मैनेजर ने कुछ 20 से 30 कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदे, उन जितने भी पैसे थे फंड में, इतनी कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदे, और उनमें से 2 बॉन्ड मींस डिफॉल्ट कर गए। डिफॉल्ट रिस्क होता है बॉन्ड्स में, मतलब 30 बॉन्ड्स में से 2 बॉन्ड डिफॉल्ट हो गए, और जब डिफॉल्ट हुए उस टाइम पे आपने अपने यूनिट सेल कर दिया, तो आपको तो 28 बॉन्ड्स का जो पैसा होगा वही मिलेगा। करेक्ट, 2 बॉन्ड्स तो डिफॉल्ट कर गए। अभी तक समझ में आया? आपने पैसे इन्वेस्ट किए, फंड मैनेजर ने 30 कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, फिर आपने 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद अपने यूनिट्स को सेल कर दिया, और जब आपने सेल किया उसके कुछ दिन पहले ही 2 बॉन्ड्स की कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया कि हम अभी पैसे नहीं पे कर सकते, तो आपको 28 बॉन्ड्स के ही पैसे मिलेंगे। राइट, 2 डिफॉल्ट कर गए हैं, मतलब आपको लॉस हुआ। अपनी यूनिट बेच दिया, अपने पैसे आपने ले लिया। 1 साल के बाद जिन्होंने डिफॉल्ट किया था उन पे केस चला या जो भी हुआ, उन्होंने पैसे वापस दिए, तो वापस आपको तो मिलेगा नहीं क्योंकि स्कीम के बॉन्ड्स थे, तो स्कीम में उसके पैसे आ गए, तो उसमें आपका भी पार्ट था। आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया था कुछ पार्ट आपका भी था। उस पैसों को आपके नाम पे एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बना के उसमें डाल दिया जाता है। क्लियर है? वो होता है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। तो सर वो अपने नाम से फिर री इन्वेस्ट हो जाता है? आपका ही पैसा था, आपके ही फोलियो में वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। 100 रुपए होंगे तो 100 रुपए रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट होगा, आप उसको रिडीम कर सकते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है वो इन्वेस्ट हो जाएगा। ओके। वो होता है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। सो ये पूरा समझाने का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। चैप्टर 7 के कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, एक बार हम देख लेते हैं। As per the fair valuation principle laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in ओके। वैल्यूएशन पॉलिसी कौन से डॉक्यूमेंट्स में दिखाएंगे? अब वैल्यूएशन पॉलिसी मतलब स्कीम की वैल्यू कितनी है, कौन से डॉक्यूमेंट में दिखाएंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा स्टेटमेंट टू अकाउंट सेंड टू द इन्वेस्टर periodically, fund fact sheet. The fair valuation principle are not to be put in public. So fair valuation principle को कहाँ पे पब्लिश करते हैं? A. Statement of additional information. में कुछ तो गलत है। ओके, फेयर वैल्यूएशन प्रोसेस एएमसी का वैल्यूएशन प्रोसेस है। एएमसी का जो वैल्यूएशन प्रोसेस होता है, एएमसी के पास कितने एसेट्स हैं क्या है, वो चीज एसएआई में होता है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन है, इन्वेस्टर हैव बॉट 20 करोड़ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम एट 10 रुपीज पर यूनिट, 10 each. The scheme has thus mobilized 20 crore units into 10 rupees per unit. So total rupees were 200 crore. An amount of rupees 140 crore invested in equities. The balance amount of 60 crore mobilized from investor
what placed in bank deposit, interest and dividend mobilized, accrued but not received by the scheme is 8 crore. Scheme expense payable, accrued but not paid yet is 4 crore. Calculate the schemes NAV per unit. आप लोग कर पाएंगे इसका कैलकुलेशन? 20.0 सॉरी नहीं, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? 20.40 20.40 नहीं, मैं बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हुए? 20 करोड़। ठीक है, इसको आप साइड में रख लीजिए। अभी स्कीम में कितने पैसे आए थे? 200 करोड़। 10 रुपए पर यूनिट सेल किया तो 200 करोड़ आए। 140 करोड़ रुपए इक्विटी में चले गए। इन इक्विटीज द बैलेंस अमाउंट ऑफ 60 करोड़ चले गए, ये इक्विटीज में गए। 40 करोड़ फंड मैनेजर ने डेट में इन्वेस्ट कर दिया। मोबिलाइज फंड प्लेस्ड इन बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीवेबल accrued but not received in the scheme is 8 करोड़। जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आए वो 8 करोड़ रुपए आए। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? accrued but not yet received। इसका मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड अनाउंस हो गया है, इंटरेस्ट पता है कि मिलेगा। मतलब कोई भी इंटरेस्ट या तो मंथली मिलेगा या तो क्वार्टरली मिलेगा, बट 1 महीने कंप्लीट हो गए तो 1 महीने का इंटरेस्ट बना तो इसको ऐड किया जाता है जब भी किसी स्कीम का वैल्यूएशन किया जाता है। सो ओके, और एक्सपेंसेस 4 करोड़ रुपए हो गए हैं जो अभी पे नहीं किया हुआ है। तो एक्सपेंस तो पे करना ही है, तो एक्सपेंस को माइनस करेंगे। सो 140 प्लस 60 करोड़ प्लस 8 करोड़ कितना हो गया? 208 करोड़ माइनस 4 करोड़ एक्सपेंसेज हैं, तो स्कीम की साइज कितनी हुई? 204 करोड़। 204 ठीक करोड़। है, 204 करोड़ डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स इन द स्कीम। ये डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब 204 डिवाइड बाई 20 करेंगे, कितना आएगा? 204 20 10.2। सो 10.2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। सर मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया था, सॉरी। नो इश्यूज। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना? एक एनएवी का प्राइस कैसे निकालेंगे? सिंपल है, स्कीम ने जितना कमाया उसको ऐड करिए और स्कीम का जितना एक्सपेंस है उसको माइनस करिए, तो एक वैल्यू आ जाएगा। अभी वो टोटल स्कीम की वैल्यू है, स्कीम का AUM है। एक यूनिट का प्राइस कैसे निकालेंगे? तो टोटल कितने यूनिट्स हैं डिवाइड कर दीजिए, एक यूनिट का प्राइस आ जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्जेबल इन केस ऑफ इंडेक्स स्कीम? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 1%। करेक्ट, आप सबको पता है 1%। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ, इसको बिना आंसर पढ़े आप बता सकते हैं? म्यूचुअल फंड स्कीम में डिविडेंड कहां से पे किए जाते हैं? सरप्लस। सर सी। डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। ठीक है, म्यूचुअल फंड आर अलाउड टू चेंज डिफरेंशियल एग्जिट लोड्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नो सर। Exit load structure need to be same for all type of unit holders। ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया तो आपको कम एग्जिट लोड लगेगा, किसी इन्वेस्टर ने कम किया तो उसको ज्यादा एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड स्ट्रक्चर हर तरह के यूनिट होल्डर के लिए सेम है। सो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट एग्जिट लोड चार्ज कर सकते हैं सेम स्कीम में। सो ये फॉल्स। चैप्टर 6 टैक्सेशन। तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेके वापस से स्टार्ट करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। टैक्सेशन। टैक्सेशन में हम देखेंगे जब म्यूचुअल फंड में जो भी आपको कैपिटल गेन होता है उस पे किस तरह से टैक्स एप्लीकेबल होता है, कितना टैक्स आपको देना है। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्वेस्टमेंट से पैसे गेन करना
और गेन हो रहा है तो उस पर टैक्सेस देने होते हैं गवर्नमेंट को। सो कितने टैक्सेस देने होते हैं म्यूचुअल फंड में और किस तरह से देने होते हैं हम उस पर बात करेंगे। ओके, सो अलग अलग फंड में अलग अलग तरह से होते हैं। इनकम अर्न बाय इन्वेस्टर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स। सो टू टाइप ऑफ कैपिटल गेन्स। अभी कैपिटल गेन को भी कैटेगराइज किया गया है टू पार्ट्स में। मींस आपको म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हो रहा है तो कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा गेन है। सो पहला होता है कैपिटल गेन, सॉरी ओके सॉरी, कैपिटल गेन को दो तरह से कैपिटल गेन्स हो सकता है आपका। अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट किया है जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो आपको कैपिटल गेन हो रहा है, आपका पैसा बढ़ते जा रहा है। और आपने डिविडेंड ऑप्शन में लिया तो आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, और साथ ही साथ कैपिटल गेन भी हो रहा है, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन नहीं होता बट फिर भी कैपिटल गेन होता है। सो ग्रोथ ऑप्शन में कैपिटल गेन हो रहा है, डिविडेंड ऑप्शन में आपको डिविडेंड मिल रहा है। सो टैक्स स्ट्रक्चर अलग है डिविडेंड के लिए भी, और कैपिटल गेन पे आपको अलग तरह से टैक्स लगता है, डिविडेंड में अलग तरह से टैक्स लगता है। टाइप ऑफ इनकम, अभी इनकम जो आपको मिला, जो कैपिटल गेन मिला या जो डिविडेंड, तो डिविडेंड है, जो कैपिटल गेन मिला वो भी दो तरह से कैटेगराइज किया हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मीन्स अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने पैसे इन्वेस्ट किए, एक साल के पहले आपने विड्रॉल किया, तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। एक साल के बाद आपने विड्रॉल किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये इक्विटी में होगा, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। फिर भी दो तरह के टैक्सेस होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। द बोथ अट्रैक्ट्स डिफरेंट टैक्सेशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अलग टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अलग टैक्स लगता है। सो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं, इनके लिए टैक्स अलग तरह से एप्लीकेबल होता है। अदर देन इक्विटी म्यूचुअल फंड, उनके लिए टैक्स अलग तरह से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो टैक्स, आपने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया तो आपको वहाँ पे कैपिटल गेन हुआ है या डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड मिला है तो उसके लिए टैक्स एप्लीकेबिलिटी अलग होगी। कैपिटल गेन हुआ है तो उसके लिए टैक्स एप्लीकेबिलिटी अलग होगी। अभी जो कैपिटल गेन हुआ है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। फिर अब सवाल ये आता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से हुआ है या अदर देन इक्विटी म्यूचुअल फंड से हुआ है। क्लियर है, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ इन्वेस्टर, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, मतलब इंडिया के ही रहने वाले हो, या इंडिया ही आपका ओरिजिन है, इंडिया में ही रह रहे हो, या फिर आप एनआरआई हो। सो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए अलग तरह से टैक्स एप्लीकेबल होता है, एनआरआईज के लिए अलग तरह से होता है। सो एनआरआईज का लगभग सेम होता है बट इनका डिडक्ट कर लिया जाता है एएमसी से ही, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है म्यूचुअल फंड में तो उनके लिए अलग तरह से टैक्स लगते हैं। अभी ये नोट आप देख लीजिए, इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग द इनकम बीट कैपिटल गेन और डिविडेंड would be considered to have been earned by the first holder। मान लीजिए दो यूनिट होल्डर्स हैं किसी एक म्यूचुअल फंड में, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, करेक्ट। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड यूनिट, आपने 3 फ्रेंड्स ने मिलके एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो फर्स्ट होल्डर को ही टैक्स देना होगा, क्योंकि वो माना जाएगा कि फर्स्ट होल्डर ने ही इनकम जनरेट किया, ठीक है। तो फर्स्ट होल्डर का ही प्रॉफिट हो, जो भी कैपिटल गेन होता है फर्स्ट होल्डर के ही नाम पे होता है, टैक्सेस फर्स्ट होल्डर को देने होते हैं। तो कैपिटल गेन होता क्या है, कोई चीज जब आप खरीदते हो तो क्या प्राइस पे आपने खरीदा, और जब आपने बेचा तो क्या प्राइस पे बेचा, दोनों के बीच में जो गैप हुआ वो आपका कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हुआ। आपने कोई म्यूचुअल फंड का यूनिट 20 रुपए में खरीदा, आपने उसको 40 रुपए में बेचा, तो 20 रुपए का कैपिटल गेन आपको हुआ। वहीं 20 रुपए में आपने खरीदा, 15 रुपए में बेचा, तो आपको 5 रुपए का कैपिटल लॉस हुआ। सो जब आप यूनिट को सेल करते हैं तो ही आपको कैपिटल गेन या लॉस जो भी हुआ वो रियलाइज होता है, उसके पहले तो अप डाउन चलते रहेगा। तो जब आप म्यूचुअल फंड के यूनिट सेल करते हैं तभी वो अमाउंट एप्लीकेबल होता है टैक्स के लिए। सो हम इसको इस चार्ट में समझेंगे, आप सबको विजिबल है। सबसे पहले है कैटेगरी इक्विटी ओरिएंटेड या अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड।
अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में लेस देन 1 ईयर आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब आता है? लेस देन 1 ईयर। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना है? 15%। अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड में लेस देन 3 ईयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। टैक्सेस कितना लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन इक्विटी म्यूचुअल फंड में? एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब, मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। आप जिस भी स्लैब में आते हैं आप टैक्स पे कर दीजिए। सो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में लेस देन 1 ईयर जो भी रिटर्न्स आपको बने, आपने यूनिट सेल कर दिया 1 साल के पहले ही, तो 1 साल के पहले जितना भी आपको कैपिटल गेन हुआ है वो आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, जहाँ पे टैक्स कितना आपको देना पड़ेगा प्रॉफिट पे? 15%। अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड में लेस देन 3 ईयर्स आप पैसे विड्रॉल कर लेते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। टैक्स कितना देना पड़ेगा? एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। उसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ग्रेटर देन 1 ईयर। इक्विटी ओरिएंटेड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? ग्रेटर देन 1 ईयर। 1 साल से ऊपर आपने यूनिट होल्ड किया, उसके बाद आपने बेचा तो जो प्रॉफिट हुआ वो क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस पे आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 10%। डेट म्यूचुअल फंड में ग्रेटर देन 3 ईयर्स, 3 साल के ऊपर आपने रख लिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। और टैक्स कितना देना पड़ेगा? 20% विद इंडेक्सेशन। बट अभी मुझे नहीं समझ में आता, एनआईएसएम की बुक में ये चीज लिखा हुआ है बट अभी ये बंद हो गया। डेट में अभी इंडेक्सेशन 20% ये कुछ नहीं चलता है। मैं इसको समझाऊंगा बट 20% विद इंडेक्सेशन कैसे होता है, क्या होता है, बट आपको मैं जनरली बता रहा हूँ। अभी ये डेट में ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अभी डेट अदर देन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब ही टैक्स देना होता है। इक्विटी में लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 15% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 10%। ये जो आपको समझना है। बट डेट में अभी पहले इंडेक्सेशन 20% ये सब होता था, बट अभी जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एज पर इनकम टैक्स स्लैब मिलता है, टैक्स देना होता है आपको, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी उतना ही देना होता है। ये क्लियर है? सर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो फिर क्या देंगे, लिखेंगे? ये मुझे भी अकॉर्डिंग नहीं टू पता है। दिस 20% विद इंडेक्सेशन या अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब? अब ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता है कि वहां पे क्या आंसर देना चाहिए। फिर भी अपडेट हुआ है तो अपडेट वाला ही दीजिए। ये वाले फाइनेंशियल ईयर से मीन्स 1 अप्रैल से कोई भी कैपिटल गेन अगर डेट में होता है तो आपको एज पर इनकम टैक्स स्लैब ही देना होगा, नॉट 20% विद इंडेक्सेशन। ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इक्विटी में और आपने इसको 10 महीने बाद विड्रॉल किया और आपको मिला 1.2 लाख। तो आपका गेन कितना हुआ? 20,000। अब 20,000 का 15% टैक्स लगेगा आपको। सो कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये आपका टैक्स लग जाएगा। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया, 10 महीने के बाद आपने यूनिट सेल कर दिया, आपको मिले 1,20,000 रुपए। जितना भी एग्जिट लोड वगैरह ये सब मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, एग्जिट लोड आपको पता है बट मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ ये समझने के लिए। तो गेन कितना हुआ है? 20,000। अभी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि 1 साल के पहले विड्रॉल हुआ है, तो 20,000 पे कितना टैक्स लगेगा? 15%। तो 20,000 का 15% कितना होगा? 3,000 रुपये। ये पूरा 1,20,000 आपके हाथ में दे दिया जाएगा। आप साल के एंड में जब टैक्स फाइल करते हो तो आप ये 3,000 रुपये पे कर दो। इसमें एएमसी आपको टैक्सेस काट के नहीं देंगी, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा बट टैक्स आपको 3,000 रुपये पे करना होगा। क्लियर है? अभी मान लीजिए इसको आपने 2 साल के बाद बेचा, 2 साल के बाद आपने बेचा, आपको 1,50,000 रुपये मिला, तो आपका गेन कितना हुआ?
50,000। और ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। LTCG गेन आपको कितना हुआ? 50,000 का। अब 50,000 पे कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको? 10%, मतलब 10,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये। तो 50,000 पे आपको 5,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 10%। ठीक है, अभी तक क्लियर है? तो एक छोटा सा क्लॉज आता है इसमें, वो मैं बता दूं। क्लियर है अभी तक? ठीक है। अभी ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे मैंने कैलकुलेट किया एग्जैक्टली वैसे ही होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी जैसे मैंने कैलकुलेट किया एग्जैक्टली वैसे ही होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अप टू 1 लाख रुपीज टैक्स एग्जेम्प्टेड है एवरी ईयर। मतलब ये जो 50,000 का गेन हुआ है इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 5 साल के बाद ये हो गया 2 लाख रुपए, तो आपको गेन कितना हुआ? 1 लाख का। इस पे कितना टैक्स लगेगा? 0। अप टू 1 लाख रुपीज टैक्स एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। अभी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 5 साल के बाद आपने निकाला, आपको 3 लाख रुपए मिला। तो गेन आपका कितना हुआ? 2 लाख रुपए। एग्जेम्प्टेड कितना है? 1 लाख रुपए। सो बचा 1 लाख। अभी इस 1 लाख का 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अप टू 1 लाख रुपीज पर ईयर टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा। हर साल आपको एक एक लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 1 लाख के ऊपर का जो अमाउंट होगा उस पे आपको 10% का टैक्स देना होगा। क्लियर है? ये इक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिंपली आप याद रखिए इक्विटी 1 ईयर, डेट 3 ईयर। ठीक है। इक्विटी में 10% एंड 15%, डेट में एज पर इनकम टैक्स स्लैब। सिंपल। ओके, जो डिविडेंड आपको आता है डिविडेंड आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और आप उस पर टैक्स पे करिए एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। अगर आपको किसी भी स्टॉक से या किसी म्यूचुअल फंड स्कीम से डिविडेंड्स आते हैं वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। आप उसके लिए एप्लीकेबल हो। अगर आप 30% में आते हो तो आप 30% दीजिए, अगर आप 20% में आते हो 20% दीजिए, अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते तो आप टैक्स मत दीजिए। ग्रैंड फादरिंग ऑफ कैपिटल गेन। अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 2018 के पहले टैक्स ही नहीं लगता था। आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, कितना भी प्रॉफिट हुआ आपको कोई टैक्स नहीं देना था। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने कितना भी प्रॉफिट कमाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 था। कब से? 2018 के पहले। ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने 2010 में इन्वेस्ट किया था और 2025 में अपने शेयर्स या अपने यूनिट्स बेच रहा है, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो इसमें क्या हुआ, 2018 31 मार्च तक जो भी प्राइस था, जो भी यूनिट का प्राइस था, उसके बाद की प्राइस को ग्रैंड फादरिंग ऑफ कैपिटल गेन बोलते हैं। मतलब 18 को जो भी यूनिट प्राइस या जो भी स्टॉक प्राइस था वो लॉक हो गया कि इतने अमाउंट पे कोई गेन नहीं देना। 2018 के बाद जो गेन हुआ है सिर्फ उस पे ही टैक्स देना है उन लोग को जिन्होंने बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रखा है। मतलब 2018 के पहले के गेन पे उनको टैक्स नहीं देना, उसके बाद के गेन पे देना है। एग्जेम्पशन ऑफ अप टू 1 लाख ये मैंने आपको समझा दिया। अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। जो इंडेक्सेशन मैंने आपको बताया डेट म्यूचुअल फंड में पहले क्या होता था, 3 साल के पहले अगर आपने विड्रॉल किया तो आपको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब टैक्स देना था। 3 साल के बाद अगर आप विड्रॉल करते, जो पहले था 31 मार्च के पहले 2023, लेकिन 3 साल के बाद अगर आपने डेट बेचा,
कोई भी डेट यूनिट्स आपने बाई कर रखा है, 3 साल के बाद आपने बेचा, तो उसमें टैक्स कैसे लगता था? 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। अभी इंडेक्सेशन होता क्या है? सो इंडेक्सेशन एक्चुअली होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है? 1 लाख रुपए से आपको कुछ भी बाई करना था, आपने नहीं किया, आपने सोचा चलो इसको डेट फंड में डाल देता हूँ। आपने इसको डेट फंड में डाल दिया 4 साल के लिए, ठीक है? 4 साल के बाद आपने विड्रॉल किया, आपको मिला इसमें 1.5 लाख रुपीज। तो इसमें गेन कितना हुआ? 50,000 रुपए, राइट? तो क्या इस 50,000 रुपए पे आपको 20% टैक्स देना है? नहीं। अभी देखा जाएगा इस 1 लाख रुपए की परचेजिंग पावर अभी क्या है। मतलब जो चीज आप 4 साल पहले 1 लाख रुपए की लेने वाले थे, अभी क्या 1 लाख रुपए से ले सकते हैं? नहीं। अभी आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? सपोज इन्फ्लेशन, महंगाई 7% से बढ़ी है, तो इस 1 लाख रुपए की इंडेक्स्ड वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए 1,30,000, ठीक है? अभी आपको मिला कितना? 1,50,000। 1,50,000 माइनस 1,30,000 बचा कितना आपका? 20,000 रुपए। अब इस 20,000 पे ही आपको 20% टैक्स देना है। मतलब जो इन्फ्लेटेड वैल्यू है, इन्फ्लेटेड वैल्यू को जो भी आपको रिटर्न्स मिले हैं उससे माइनस कर दीजिए, तो जो भी वैल्यू आपका बचा, जो रियल प्रॉफिट आपका हुआ, वही पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है। ये प्रोसेस को बोलते हैं इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन के बाद जो वैल्यू बचती है उस पे आपको 20% टैक्स देना है। इन अदर वर्ड्स, एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए किसी डेट म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, आपको वहां से मिला 10% का गेन मिला 4 सालों में। साथ ही साथ इन्फ्लेशन इन 4 सालों में रहा 7%, तो आपको एक्चुअल गेन हुआ है 3% का। तो 3% के गेन पे ही आपको टैक्स देना है, ना कि टोटल कैपिटल गेन पे। और कितना टैक्स देना है? 20%, ठीक है? अब ये चीज, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, ये कहाँ से मिलता है आपको? ये एक्चुअली आपको कैलकुलेट नहीं करना, बट आपको मैं बता रहा हूँ। CII एक रिपोर्ट होता है, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स। कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स की शीट अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको 2000 से मिलेगा, ईयर 2000 से। सो ईयर 2000 में किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए थी, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है? सो 2001 में 1007, 107, 2002 में 115 समथिंग, ऐसे वो बढ़ते गया हुआ है। सो जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं कौन से ईयर में इन्वेस्ट किया, कौन से ईयर में विड्रॉल किया। तो इससे कैलकुलेशन हो जाता है इंडेक्स्ड वैल्यू का। सो इंडेक्स्ड वैल्यू के बाद जो भी आपका एक्चुअल गेन होता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। क्लियर है? ओके, ये सब चीजें याद करने की है। आपको स्टैम्प ड्यूटी 0.005% देना होता है जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका 0.005% डेबिट हो जाता है। मीन्स आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूरा 10,000 आपका इन्वेस्ट नहीं होगा, आपका 0.005% स्टैम्प ड्यूटी डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर वही यूनिट आप स्टॉक एक्सचेंज से लेते हैं, मतलब डीमैट अकाउंट के थ्रू लेते हैं, तो आपको देना पड़ेगा कितना स्टैम्प ड्यूटी? 0.015%। मतलब अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 9,995 रुपये ही आपके इन्वेस्ट होते हैं। क्लियर है? बट जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपने 10,000 रुपये पे किया तो आपको कितने यूनिट्स मिले, तो आप उसमें स्टैम्प ड्यूटी को माइनस मत करिए, आंसर आप वैसे ही दे दीजिए। 10,000 यूनिट में जो भी यूनिट का प्राइस है इतने यूनिट्स मिले, मतलब आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। स्टैम्प ड्यूटी एडिशनल समझा जाता है। मतलब आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 10,005 रुपये का चेक दो, ताकि आपका स्टैम्प ड्यूटी डेबिट होकर 10,000 इन्वेस्ट हो जाए। क्लियर है? सो स्टैम्प ड्यूटी कितना है? 0.005%।
एंड डीमैट अकाउंट के थ्रू अगर आप बाई करते हो तो कितना है 0.015%। सो डीमैट अकाउंट के थ्रू आपको ज्यादा ज्यादा पैसे देने होते हैं, अगर आप फिजिकल में लेते हो तो आपको कम पैसे देने होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे लगता है, अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लगेगा, एसआईपी कर रहे हैं तो हर महीने आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो भी लगेगा, एसटीपी अगर आप कर रहे हैं एक स्कीम से दूसरे स्कीम में पैसे आपके जा रहे हैं तो भी लगेगा। आप एसटीपी रिडम्शन रिडम्शन में नहीं लगता है, मतलब जब भी आप नई यूनिट्स बाई करते हैं वो एसटीपी के थ्रू आप कर रहे हैं, एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, आप पार्शियल इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी में, लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी आप यूनिट्स बाई करते हैं आपको स्टैम्प ड्यूटी लगता है 0.005% इन फिजिकल फॉर्म, इन डीमैटलाइज्ड फॉर्म 0.015%। ये दोनों फिगर आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा यहाँ से, और ये स्टैम्प ड्यूटी आप फोकस रखिएगा। ओके, सेटिंग ऑफ कैपिटल गेन एंड लॉसेस अंडर इनकम टैक्स टैक्स एक्ट, ये 3 पॉइंट आप रखिए। सेट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, आपने 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, एक में आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, दूसरे में आपको 10 लाख का नुकसान हो गया, तो क्या आपके हाथ में कुछ आया, जीरो। तो ये सेट ऑफ कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है तो आप टैक्स दो, दूसरी तरफ आपका नुकसान भी हुआ है, आप ही एक पर्सन हो, आपके ही 2 म्यूचुअल फंड थे, तो उसमें कैसे होता है, कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हैंड ऑफ इनकम, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज। मतलब इक्विटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इक्विटी का ही कैपिटल गेन कैपिटल लॉस लॉस सेट ऑफ हो सकता है। सपोज आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 करोड़ इन्वेस्ट किया और आपको वहां पे 20 लाख का नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना, जो आपकी 10 लाख रुपए इनकम है उस पर तो आपको टैक्स देना है, ठीक है। सो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड ऑफ इनकम, किसी अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, वो इक्विटी टू इक्विटी ही होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी मान लीजिए कहीं पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख रुपए का, ठीक है, उसी जगह पे मान लीजिए आज आपने अपने 2 म्यूचुअल फंड स्कीम बेचे, एक म्यूचुअल फंड आपने लिया था 2020 में, एक म्यूचुअल फंड आपने अभी रिसेंटली लिया था, तो जो 2020 में आपने लिया था उसमें आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, जो आपने रिसेंटली लिया था उसमें 2 लाख का नुकसान हो गया, तो आपको इस साल कोई टैक्स नहीं पे करना है आपके कैपिटल गेन्स पे, सेट ऑफ हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। मतलब 2020 में आपने 2 म्यूचुअल फंड स्कीम लिए थे, दोनों आज आपने बेचा, एक में 2 लाख का प्रॉफिट एक में 2 लाख का नुकसान, सेट ऑफ हो गया। बट अभी अगर आपका 2020 में जो आपने म्यूचुअल फंड आज बेचा उसमें नुकसान हुआ है और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में प्रॉफिट हुआ है, या फिर 2020 में जो आपने यूनिट्स बाई किए थे अभी 1 लाख के प्रॉफिट में है बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका हुआ है, मतलब इसी साल आपने कोई म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदा था उसमें 1 लाख का नुकसान हुआ है, तो ये सेट ऑफ नहीं होगा। आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ नहीं कर सकते, बाकी लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारे सेट ऑफ हो जाएंगे, सिर्फ ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी एसटीटी, पहले क्या था, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी कब लगता है, आपको कब देना होता है, जब आप परचेज करते हैं। एसटीटी कब देना होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, जब आप यूनिट्स को या किसी स्टॉक को सेल करते हैं। क्लियर है। स्टैम्प ड्यूटी कब देना होता है, जब आपने परचेज किया, स्टैम्प पेपर्स वगैरह लगे, आप ऐसा समझिए स्टैम्प पेपर्स वगैरह लगे जब आपने कोई शेयर बाई कोई यूनिट्स बाई किया, तो जब आपने बाई किया तब आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ा, जब आपने सेल किया तो आपको सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ा। कितना टैक्स लगता है, परचेज पे कितना लगेगा, नील, ठीक है।
सेल ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 0.01 0.001 कौन देगा? सेलर देगा, मतलब हम देंगे। हम यूनिट सेल कर रहे हैं तो हमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा विच इज 0.001%। सेल ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम नॉन डिलीवरी बेसिस। इक्विटी शेयर, अब डायरेक्टली कोई इक्विटी शेयर बेचते हैं या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, किसी बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम नॉन डिलीवरी बेस्ड। सेम डे अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल करते हैं, मतलब आपने डिलीवरी नहीं लिया, तो फिर आपको 0.025% पे करना होगा। सेल ऑफ यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम टू द म्यूचुअल फंड 0.01%। सो ये फिगर आपको जो शॉर्ट बुक मिला होगा, ये चीजें लिखी होंगी, इसको आपको याद करने की जरूरत है। सिंपल एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिए, डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कोई भी एसटीटी चार्ज नहीं होता है। डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में एसटीटी नहीं होता। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज में होता है, शेयर्स में होता है, डेट्स में नहीं होता है। क्लियर? इस पे आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है कि आपसे ये फिगर्स पूछ लिया जाए। ये फिगर्स को आप याद रखिएगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स विच इज एसटीटी। अंडर सेक्शन 80C ईएलएसएस में टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है, मैंने आपको एक अच्छा खासा टाइम देके समझाया था। अगर आपको ना पता हो तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। 80C में टैक्स एग्जेम्पशन कैसे मिलता है, ईएलएसएस स्कीम्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले आपको मिल चुकी है। तो मैं अभी नहीं, ये काफ़ी टाइम ले लेगा, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो आप पहले वीडियोज़ में देख सकते हैं। ईएलएसएस के बारे में बात हुई है, ये ईएलएसएस के बारे में जो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ। टीडीएस, सो टीडीएस की बातें हम बाद में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने सारे टैक्सेस की बात हो जाएगी तो। कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए, मीन्स पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन है?